संगोष्ठी के समापन वर्ष की थे हमारे सरकार से हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन गवर्नेंस के अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पा मिश्रा जी अपनी विश्व नगरी का काशी राजगढ़ से विश्व के जय कृष्णमूर्ति के शिक्षण संस्थान में अध्ययन और 1 वर्षों तक वसंत महाविद्यालय में हिंदी विषय के रूप में अध्ययन कार्य किया। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और डच भाषा में अहिंसा से इधर पुस्तक प्रकाशित है। वर्तमान में नेदरलैंड्स की ऑनलाइन प्रथम हिंदी पत्रिका इंस्टीट्यूट ऑफ संदर्शक और संपादक है तथा वर्धा से आचार्य की पत्रिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संपादक तथा प्रकाशक है और पत्रकारिता संपादक और फिल्म निर्माण से भी संबंधित व्यक्ति है। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़ गए। आपका विषय है भारतीयता की रचयिता में भारतवंशी। नीदरलैंड की धरती से मित्रों मेरा नमन स्वीकार करें। यहां से मैं पूरे मंच को देख रही हूं। दिव्या जी का अभिनंदन। रवि भूषण जी मेरे अग्रज भी हैं और संरक्षक भी हैं। सूरीनाम में जब मैंने भारतवंशियों के पर काम करना शुरू किया तो वे मेरी इस जीवन यात्रा के साक्षी भी रहे हैं। ये विषय इतना आवश्यक और नया विषय है। नया तो नहीं है इसलिए कि ये बात 1834 की है। 1834 से अब तक के इतिहास की है। नया इसलिए है कि पहली बार इस विश्वविद्यालय, इस संस्था ने, इस इंस्टीट्यूशन ने इस विषय पर अपना सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार रखने का निश्चय किया। मैं सिंधु जी को बहुत बधाई देती हूं कि वो कम से कम भारत में रहते हुए और दक्षिण भारत में रहते हुए और केरल के कॉलेज में रहते हुए उन्होंने विश्व के भारतवंशियों की चिंता की, इसके साथ साथ उन आदिवासियों की भी। विषय इसलिए पुराना है क्योंकि 1834 से हमारे यहां से भारतवर्ष की जो हिंदुस्तान की धरती है, जो विश्व साहित्य कोश के 11वें अध्याय में 5502 पृष्ठ पर यह उल्लिखित है कि राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पूरा परिक्षेत्र हिंदुस्तान माना गया है। इसीलिए इन क्षेत्रों से जब ये 1834 से 1916 के बीच में ले जाए गए तो इन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी ही माना और जो ये भाषा बोलते थे उससे भी हिंदुस्तानी ही कहा। जब यहां से जाने वाले अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं और अपनी बोली को हिंदुस्तानी कहते हैं तो जाहिर है हम लोगों को भी अपने आप को हिंदुस्तानी ही मानना चाहिए और अपनी जबान को भी हिंदुस्तानी ही समझना चाहिए। इस पूरे अंतराल में जब ये ले जाए गए, विश्व के 2 भागों में ले जाए गए, पूर्वी विश्व के पूर्वी देशों में ले जाए जाने पर ये एक एग्रीमेंट के तहत, एग्रीमेंट को शर्तबंदी प्रथा के तहत विश्व के पूर्वी देशों, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में ले जाए गए और ये एग्रीमेंट के तहत गए। एग्रीमेंट अंग्रेजी के शब्द का अपभ्रंश रूप गिरमिटिया है क्योंकि हमारे किसान मजदूर गिरमिटिया एग्रीमेंट नहीं बोल पाते थे अपनी पहचान के लिए। जब उनसे पूछा जाता था कि वो कहां से हैं, किसके तहत आए हैं, तो वो गिरमिटिया बताते थे। लेकिन विश्व के पश्चिमी देशों में, जिसमें गयाना, ट्रिनिडाद, सूरीनाम, लैटिन अमेरिका के देश आते हैं, कैरेबियाई देश द्वीप आते हैं, उन देशों में हमारे किसान मजदूर एग्रीमेंट के तहत न जाकर कॉन्ट्रैक्ट के तहत गए। उस कॉन्ट्रैक्ट को भी वो नहीं बोल पाते थे तो उसे कंत्राकी कहा। इस तरह से पूरे विश्व में भारतीय किसान मजदूर पश्चिमी देशों में कॉन्ट्रैक्ट के तहत और पूर्वी देशों में एग्रीमेंट के तहत गए। एग्रीमेंट को गिरमिटिया कहा गया और कॉन्ट्रैक्ट को कंत्राकी कहा गया, लेकिन सबको ही गिरमिटिया के रूप में पहचान दी जाती है, जो कि इस 2 रूप में देखना चाहिए। ये शर्तबंदी प्रथा के तहत इन लोगों का जाना हुआ था
और जैसे हम लोग भी कहीं नौकरी करते हैं, वो चाहे यूजीसी के नियम कानून हो, चाहे भारत सरकार के हों, या चाहे किसी संस्था के हों, वैसे ही वो किसान मजदूरों के नियम कानून थे। लेकिन उन्हें भी अभी हम गिरमिटिया कह के, मुझे लगता है कि क्यों हम उनको थोड़ा सा उनके इतिहास, उस दर्द के इतिहास को जगा देते हैं। और रवि भूषण जी इस पीड़ा को समझते होंगे कि जब इतिहास, हर व्यक्ति अपने इतिहास से उन्नति करता है, विकास करता है, लेकिन उसकी विकसित अवस्था की ही चर्चा की जानी चाहिए। जब विश्व हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त को मॉरिशस में हुआ था, तो मैं प्रधानमंत्री प्रतिनिधि मंडल के तहत वहां थी, और मंच पर स्वर्गीय बहुत नमन के साथ सुषमा स्वराज जी भी थी। और वहां मैंने आग्रह किया और अपील की कि इन लोगों को, भारतवंशी बहुल देशों को, हमें गिरमिटिया के रूप में नहीं पुकारना चाहिए, क्योंकि अब गिरमिटिया इतिहास हो गया है। मैं स्वयं भी एक जमींदार किसान परिवार से हूं, लेकिन किसान परिवार के होने के बाद आज मैं कुछ और हूं। वैसे ही दूसरे देशों में रह रहे जो हमारे किसान मजदूरों की जो 5 पीढ़ियां विकसित हुई हैं, और वो इस रूप में विकसित हुई हैं, वो भारतीय संस्कृति के साथ विकसित हुई। भारतीय संस्कृति की जो धरोहर है, 5 पीढ़ियों से विदेश में रहने के बावजूद उन्होंने अपनी भाषा, अपनी बोली, अपना रहन सहन, अपनी संस्कृति, अपना धर्म उसी रूप में बचा के रखा है। विदेश में रहने के बावजूद भी उसे संक्रमित नहीं होने दिया। तो अब मुझे बहुत गहराई से यह अनुभव होता है कि संभवतः, और शायद निश्चित रूप से, वो किसान मजदूर थे, मिट्टी से जुड़े हुए लोग थे, तो अपनी भारतीय संस्कृति की माटी की ताकत को कैसे भूल सकते हैं। और वो माटी की ताकत 5 पीढ़ियों से उनके पास, उनके साथ है। भारतीय लोग चाहते हैं कि विदेश में विदेशी गोरी चमड़ी से रिश्ता बन जाए, लेकिन विदेशों में रहने वाले लोग, ये भारतवंशी बहुल, इसीलिए जब 2003 और 4 में मैं सूरीनाम में थी, भारतीय दूतावास में, और उसी समय जेसी शर्मा जी के द्वारा प्रवासी दिवस की बहुत योजना चल रही थी लक्ष्मण सिंघवी जी के साथ, और पूरे विश्व में वो भ्रमण कर रहे थे। तो कैरिबियाई देशों में जब वो भ्रमण कर रहे थे, तो मैं उनके साथ थी, और उस समय ये निश्चय किया गया कि इन्हें हम गिरमिटिया के नाम से या कंथराकी के नाम से न बुलाकर, क्योंकि इसमें गवर्नर भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लेखक हैं, वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, वकील हैं, और भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में वो लहरा रहे हैं। इसलिए हमें इन्हें इस रूप में न बुला के भारतवंशी रूप में जानना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने किताब लिखी, भारतवंशी बहुल देश, उनकी भाषा और संस्कृति। किताबघर से प्रकाशित हुई वो पुस्तक। और इसके बाद सूरीनाम देश में मैंने चूंकि बहुत लंबे वर्षों तक काम किया, इसलिए सूरीनाम देश पर भी किताब नेशनल बुक ट्रस्ट में मेरी से प्रकाशित हुई। फिर इन देशों में काम करते हुए भारतवंशियों की, या जिन्हें गिरमिटिया या कंथराकी कहा जाए, इनका जो संघर्ष था इन यूरोपीय देशों के साथ, उस पीड़ा को हमने अनुभव किया, और उस पीड़ा के साथ मैंने उपन्यास लिखा, छिन्न मूल, जो अपने मूल से उच्छिन्न हो गए हैं, लेकिन अपनी संस्कृति से छिन्न नहीं हुए हैं। अपनी संस्कृति को उन्होंने अपने वक्ष में बचा के रखा है, और यह कहा जाए कि ये संस्कृति ही उनकी ताकत है जिससे वो वहां बचे हुए हैं। इन देशों में काम करते हुए हमने अमर इंडियंस के बीच में काम किया, और विदेशों में जो आदिवासी समाज है, ब्राजील में, यहाँ पे रणिन जी बैठे हुए हैं, तो उनकी जानकारी के लिए भी विशेष रूप से कि जो ब्राजील में अमर इंडियंस हैं, और सूरीनाम में जो अमर इंडियंस हैं, और मेक्सिको में, इन 3 देशों में मैंने काम किया, तो हमारे भारत देश के जो आदिवासी हैं, संथाल परगना के आदिवासियों को मैंने देखा,
छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बीच गई, तो मुझे लगा कि कितनी समानता है। और ये समानता इसलिए भी है क्योंकि आदिवासी प्रकृति के समाज से जुड़े हुए लोग हैं। तो विश्व के किसी भी देश में वो रह रहे हों, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। देश की संस्कृति बदल सकती है, राजनीतिक कारणों से देश की संरचना परिवर्तित हो सकती है, लेकिन पूरे विश्व की प्रकृति में वो अंतर नहीं है जो अंतर हम राजनीतिक कारणों से विभिन्न देशों में देखते हैं। इसलिए अमरिंडियंस के बीच में और आदिवासियों के बीच में जो जीवन शैली और जीवन संस्कृति है, उनके भीतर मैंने ये अंतर नहीं देखा। ये विषय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और कि जब सिद्धू जी ने मुझे बताया तो मैं आह्लादित हुई, और जब उन्होंने ये बताया कि मैं आपसे देश से विलंब से संपर्क कर पाई, और वो भी रवि भूषण जी की कृपा से, तो मैं इतनी हर्षित हुई कि ये विषय तो मेरा विषय है, जिस विषय से मैं पिछले 20 वर्षों से काम कर रही हूँ। और मुझे लगा इस विषय की सुनवाई पहली बार केरल से हुई है, दक्षिण भारत से हुई है, क्योंकि उत्तर भारत तो प्रवासियों पर विचार विमर्श से ही मुक्त नहीं हो पा रहा है। और वो एक अलग विषय है जो जिस पर लेके मैंने किताब लिखी है, और उसका शीर्षक है यादें और बातें। डायमंड से वो पुस्तक प्रकाशित है, जिसमें और कई प्रवासी आयोजनों में मैंने भाग लिया और बीज वक्तव्य दिए, पुस्तकों के बीजक लिखे, संपादकीय लिखे और ये बातें कही। लेकिन इसका जो शीर्षक है गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य। गिरमिटिया माने भारतवंशी, और आदिवासी साहित्य में जो समानता है, मूल समानता है, वो है मातृभूमि और अपनी प्रकृति से प्रेम किसका साहित्य। उनकी कविताएं इसी के इर्द गिर्द हैं, और उनका जो उनका प्रेम वस्तुतः मातृभूमि के प्रति है, मातृशक्तियों के प्रति है, और यही स्थिति आदिवासी साहित्य में भी है। इसका जो शीर्षक आगे चल के लोकतांत्रिक संवाद और सांस्कृतिक पहचान है, ये अद्भुत शब्द है। उन दोनों गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य के मूल जो स्वर है, मूल जो आत्मा है, वो लोकतंत्र और उसकी सांस्कृतिक पहचान से ध्वनित होता है। इनके पूरे साहित्य में मानवीय संस्कृति की पहचान है, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में इस समय जो राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्ष चल रहा है, बात तो सांस्कृतिक उत्थान की होती है, पर मुझे लगता है स्थितियां जो है सांस्कृतिक मानवीय पतन की आ गई हैं। हम उत्थान की सिर्फ बात करते हैं, वो दूरदर्शन हो या फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या डिफरेंट जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उनके द्वारा जो भौतिकता के द्वारा हम सांस्कृतिक उत्थान की बात करते हैं। पर हमारे भारतवंशी गिरमिटिया, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गिरमिटिया इसलिए कहते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शब्द है, लेकिन वस्तुतः वो विश्व में भारतवंशी हैं और आदिवासी हैं, जो अभी भी प्रकृति को बचाए हुए हैं, अपनी मातृभूमि से, अपनी प्रकृति से, प्राकृतिक संस्कृति से और मानवीय संस्कृति से वो प्रेम करते हैं। उसी के लिए उनका पूरा संघर्ष है, और वो लिखते हैं। जब सूरीनाम के अमरिंडियंस के बीच में हम काम करने के लिए पालामू के जंगलों में गए, तो वहां कोई सड़क नहीं है, कोई वाहन नहीं है, हेलीकॉप्टर से जाना हुआ, और नदियां ही वहां की सड़कें हैं। ऐसा है मैंने ब्राजील के आदिवासियों के बीच भी काम करते हुए अनुभव किया, और नदियां ही वहां की सड़कें हैं, और छोटी छोटी वो नाव तने से बना लेते हैं बच्चों के लिए, जैसे बच्चों की साइकिल होती है वैसे ही वो बच्चों की भी नावें हैं, और वो दिन में सवेरे शिकार के लिए निकल जाते हैं, कुछ मछली पकड़ते हैं और कुछ जानवरों का वो करते हैं। उनके जो घर हैं वो जमीन पर वो बिस्तर और दीवार नहीं होती है, वो बांस के बने होते हैं, और ऊपर और वो जिसे हम हेमक आधुनिक भाषा में कहते हैं, वही उनके बिस्तर होते हैं जो दो तरफ बंधे रहते हैं, उसमें सोते हैं। जब मैंने पालामू
जंगल में भ्रमण किया और वहां रही। वहां कोई टेलीफोन नहीं, मोबाइल नहीं। जब मैंने जाने का निर्णय लिया तो मेरे अम्बासडर साहब ने कहा कि वहां कोई संपर्क नहीं हो सकेगा, कैसे आपको अनुमति दे दें। तो मैंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी पर जा रही हूँ और जो कुछ भी होगा वो मेरे साथ होगा। और मैंने वहां से अबर इंडियंस का ही एक बेटा सूरीनाम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, सेंसी, उसके साथ मैं गई और सेंसी पर मैंने कविताएं भी लिखी। वो आगे तलवार लेके चलता था जिससे कि सांप या और भी कोई जानवर वगैरह मिले तो वो कर सके। ये पूरा आलेख वापसी के बाद मैंने लिखा, जिसे कथादेश ने प्रकाशित किया, कथाक्रम ने प्रकाशित किया अपनी पत्रिका में। और मैं उनकी आभारी रही उस समय और उसकी बहुत चर्चा भी हुई थी। ये एक वैचारिक संघर्ष बना हुआ है। जब बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने इन प्रवासियों पर, इन भारतवंशियों पर, गिरमिटिया पर अंक निकाले पत्रिकाओं के अपने, तब तक ये भारतवंशी गिरमिटिया प्रवासी थे, क्योंकि भारत भूमि के साहित्यकारों और चिंतकों के द्वारा शर्तबंदी प्रथा के तहत, गुलामी के तहत ये दूसरे देशों में ले जाए गए थे, जबकि उस समय भारतवर्ष भी गुलाम था। तो गुलामी की पीड़ा स्वदेश में कितनी भयानक हो सकती है और विदेश में उससे भी अधिक कितनी भीषण हो सकती है, इस बोध के साथ बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने जब विशेषांक निकाले तो उन्होंने प्रवासी विशेषांक निकाले। यही कारण है कि दिव्या जी वहां उपस्थित हैं। भारत से हम जितने भी प्रवासी गए हैं, हम लोगों पर जब भी लिखा जाता है तो प्रवासी मान के लिखा जाता है विदेशियों, भारतीयों के द्वारा, भारतीय साहित्यकारों, आलोचकों, बुद्धिजीवियों के द्वारा, क्योंकि उन लोगों के लिए हम प्रवासी हैं। लेकिन वस्तुतः हम लोग विदेश में रहकर, प्रवासी ना होकर, विदेश पर साहित्य लिख रहे हैं। हमारा साहित्य भारत से बाहर विदेश का हिंदी साहित्य है। हम हिंदी भाषा के द्वारा विदेश को देख रहे हैं, हिंदी भाषा की आंखों के द्वारा हम विदेश को देख रहे हैं। जिस तरह से कि हमारे गिरमिटिया बंधुओं ने जो साहित्य लिखा, वो साहित्य उन्होंने हिंदी भाषा परिवार की बोलियों की आंखों से देख के लिखा। फिजी का एक बहुत चर्चित उपन्यास दौका पुराण, जो फिजी बात में लिखा हुआ है, उसमें हिंदी भाषा परिवार की बोलियों का प्रयोग है। उसी तरह मॉरिशस से सरिता बुद्धू जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास, और वो जो मॉरिशियन हिंदी होती है वो भोजपुरी हिंदी कहती हैं, उसके द्वारा उनका अन्नदान उपन्यास बहुत रहा, जिसका कि 2003 में ही जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ और रविभूषण जी वहां उपस्थित थे और उसका लोकार्पण हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और सत्य हैं जिनके आधार पर हमें भारतवंशी गिरमिटिया साहित्य को देखना चाहिए और उसका अध्ययन करना अनिवार्य हो गया है। आज जब हम विश्व में भारत की ताकत की बात करते हैं, वैश्विक स्तर पर भारत शक्तिशाली हो रहा है, जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो वस्तुतः इन भारतवंशियों बंधुओं के आधार पर करते हैं। इन भारतवंशियों जो पूरे विश्व में, और जब ये भारत से किसान मजदूर के रूप में ले जाए गए तो एक एक परिवार ने, जो ये अपना जोड़ा नहीं बना सके, जब कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये गए तो इनके जो मालिक थे उन लोगों ने अपनी दृष्टि से जोड़े बनाए। मैं बहुत ही ऊपरी स्तर पर यह बात बता रही हूं, पर इसकी गहराई से पीड़ा समझने की आवश्यकता है कि वो जोड़े बनाते थे और जो स्त्रियां चूंकि कम संख्या में आ पाती थी वहां से, तो उसमें से जो स्त्रियां सुंदर नहीं होती थी उनको वो दूसरे पुरुषों के साथ जोड़ देते थे और भारत से आई हुई सुंदर स्त्रियों को वो अपने कार्यालयों और अपने घरों में रखते थे। ये गोरे कि ये जो कि ब्रिटिशर्स थे और डचर्स थे और फ्रेंच कॉलोनाइजर थे और पुर्तगीज कॉलोनाइजर भी, स्पेनिश भी। अब जब भारत गुलाम था शर्तबंदी प्रथा के तहत, तो इन लोगों ने इन ब्रिटिशर्स ने सोचा
कि भारतवर्ष में अगर कोई जुझारू कम्युनिटी है, समाज है, तो वो किसान और मजदूर है। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि भारतवर्ष अगर गुलाम बनाए रखना है तो हमें भारत देश से किसान मजदूरों को विदेश भेज देना चाहिए, जिससे कि इनकी शक्ति कमजोर हो जाए और जो बौद्धिक वर्ग है उससे तो हम लोग मना लेंगे और फुसला लेंगे। इसके तहत उन्होंने किसान मजदूरों को, वो जुझारू और निडर और निर्भीक शक्ति थी भारत की, उसको इन्होंने अपने देश द्वीपों में भेजा जो कि अविकसित थे और जंगल थे, जहां की जमीन में पांव रखने में भी नहीं रख पाते थे कि चींटियां और चींटे, जो लाल चींटियां और चींटे होते हैं अभी भी हैं उन धरती में, उस पर चलना पांव से नंगे पांव। वहां हमारे किसान मजदूरों ने कॉलोनी बनाई, लेकिन उन्हें कुली कहा गया। उन्होंने मनुष्यता का परिचय देते हुए अपने समाज को भी बचाया और इन गोरों के समाज को किया। उन्हें भी नए देश दिए, और अन्यथा ब्रिटिश गयाना, फ्रेंच गयाना जैसे देश इन लोगों के नाम नहीं पड़ते। ये इनकी शक्तियों से गन्ना की जो मालगाड़ियां जाती थी उसमें एक बार बैठ करके मजदूर जाते थे, दूसरी बार उस पर लद करके गन्ने आते थे। अभी भी जब मैंने सूरीनाम के देश में काम किया तो वहां के जंगलों में अभी भी गन्ना की वो फैक्ट्रियां हैं जिनसे कि गन्ने का रस पिराया जाता था और उसे चीनी में तब्दील किया जाता था। और जब मैं वहां गई, वहां अभी भी बरैया के छत्ते और लाल और काली चींटियां थे जिनसे मेरी हालत खराब। वो गवर्नर्स के वहां के वो लकड़ी के भवन भी अभी वैसे ही बचे हुए हैं, हवाओं में हिलते हैं, लेकिन उस इतिहास को वो दोहराते रहते हैं। मुझे लगता है कि हमारा जो उपन्यास है छिन्नमूल, जो अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट हुआ है सेपरेटेड इमोशन के रूप में, और अब स्पेनिश में भी उसका अनुवाद हो रहा है, इसकी इन भारतवंशी बहुल देशों पर लिखी कहानियां इंग्लैंड से भी नॉट ऑफ लव कहानी संग्रह में प्रकाशित हो चुका है, नोवम के, और असंख्य कविताएं मैंने लिखी। इस वर्ष ही अंतिका प्रकाशन से मेरी कविता संग्रह प्रकाशित हुआ 3 भागों में। उसमें भारतवंशी बहुल देशों पर बहुत सी कविताएं हैं, सिंसी पर कविताएं हैं, और एक महिला थी सिसिल जो जंगलों की लकड़ियों में कलाकारी करके, जैसे हमारे यहाँ काष्ठ का काम होता है वो काम वो करती, तो उसने पूरे ट्रक को ही अपना कारखाना बना रखा था और घर बना रखा था। तो उसके साथ भी मैंने यात्राएं की, और इस तरह की यात्राओं के द्वारा मेरा ये अनुभव बना, और मुझे लगा जो लोकतंत्र शब्द रखा गया है इसमें, तो सच में देखा जाए तो भारतवंशियों और आदिवासियों के पास ही लोक का आलोक है। जहां लोक का आलोक होता है वही लोकतंत्र होता है, और वही लोकतंत्र प्रकृति की, पृथ्वी की रक्षा कर सकता है। और जो समाज प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा कर सकता है वही मनुष्यता की भी रक्षा कर सकता है। मनुष्यता की रक्षा करने के लिए हमें लोक शक्तियों से जुड़ना आवश्यक है, और ये गिरमिटिया और आदिवासी और अमर इंडियंस अभी भी विश्व की लोक शक्तियां हैं, और इन्हीं के द्वारा और इन्हीं के आधार पर विश्व में शांति की स्थापना हो सकेगी। आप ध्यान से अगर देखिए पूरी इस समय विश्व की स्थिति को, तो जो भारतवंशी बहुल देश हैं और द्वीप हैं, वहां किस तरह से सारी विरोधों के बावजूद, सारी हिंसा के बावजूद, 2 विश्व युद्ध होने के बाद हमारे इन किसान मजदूरों के द्वारा विश्व के जिन देशों और द्वीपों में इन्होंने अपना आधिपत्य बनाया है वहां शांति है, वहां युद्ध नहीं है, वहां हिंसा नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर यूक्रेन में भी हमारे भारतवंशी समाज होता तो शायद पुतिन को जवाब मिल जाता, क्योंकि लोक शक्तियां जो हैं वही युद्ध का विरोध कर सकती हैं। लोक शक्तियां ही
लोकतंत्र की स्थापना कर सकती हैं। इसलिए लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है कि संविधान के साथ साथ और संविधान में जो लोक शक्तियां हैं उन लोक शक्तियों को हमें उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। हमारे इस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण सभी सुधी जन यहां उपस्थित हैं और मैंने अपनी बातें इसलिए भी रखी कि हम सब एक सामूहिक शक्ति के रूप में फिर से इन मुद्दों पर काम करना शुरू करें। और कई पुस्तकें लिखी गई, करीब 1000 से अधिक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं गिरमिटिया और भारतवंशियों के द्वारा। लेकिन बार बार संशोधित करूं गिरमिटिया को भारतवंशी कहा जाए, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के तहत विश्व के पश्चिमी देशों में गए हुए लोग भी शामिल हो जाएंगे। जिन्हें हम गिरमिटिया कह रहे हैं वस्तुतः वे सारे लोग विश्व के, वे सारे भारतवंशी अपने को हिंदुस्तानी कहते हैं और अपनी जबान को हिंदुस्तानी कहते हैं। तो ये बहुत आवश्यक हो गया। धन्यवाद सिंधु जी। अब मुझे आप सब लोग के दर्शन हो रहे हैं और मुझे बोलने में अब ज्यादा सुविधा होगी, क्योंकि खुद को देखकर बोलना इतना मुश्किल होता है। ये आत्मकथन जैसा, आत्म प्रवचन जैसा लग रहा था, पर मुझे ये सारा का सारा ये संपूर्ण आयोजन, यद्यपि ये त्रिदिवसीय कॉन्फ्रेंस का अंतिम दिवस है, लेकिन मुझे लगता है कि जो विषय है सिंधु जी और उनके पूरे समूह के द्वारा प्रस्तावित, इस विषय की शुरुआत का दिन आज से शुरू होता है और ये लंबे समय तक दीर्घकालिक रूप में हमें पूरे विश्व के गिरमिटिया जो भारतवंशी लोग हैं और जो आदिवासी शक्तियां हैं, अमर इंडियंस हैं, उनको हमें आप देखिए कि लोकतंत्र की हम बात करते हैं, अमर इंडियंस के बीच जब गए तो एक ही व्यक्ति वहां का शासक है। 100-150 लोग हैं उस पूरे कबीले में, लेकिन उस एक व्यक्ति की, बुजुर्ग है वो, 80 साल का हो गया था, उसने कहा आपकी शक्ल मेरी मां से बहुत मिलती है। मुझे इतना अच्छा लगा कि उसने मुझमें बाहर की, दूसरे देश से, भारत से आई हुई, और वो सम्मान दिया कि आप भारत से आई हैं। वे अभी भी अपने आप को मूल रूप से भारत से जोड़ते हैं, भारत की धरती से जोड़ते हैं, हिंदुस्तान से जोड़ते हैं। तो हम लोगों को, हम बुद्धिजीवियों को कहा जाए कि गहरे अर्थों में हिंदुस्तान की जो संस्कृति है और जो भारत की संस्कृति है, उस संस्कृति का मूल जो हमारे भारतवंशी गिरमिटिया अपने साथ लेके गए और उसको पूरे विश्व में प्रचारित करना है। पूरे विश्व में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार जितना भारतवंशियों ने किया है उतना दूसरी ताकतों ने नहीं। जबकि जापानी और चाइनीज इनके ये बुद्ध धर्म को मानते हैं, प्रचारक हैं, लेकिन चूंकि गौतम बुद्ध का व्यक्तित्व और उनका नाम शांति और अहिंसा से जुड़ा हुआ है, चाहे छोटे मोटे झगड़े भारतवंशियों में, गिरमिटिया में और हिंदुस्तानियों में होते रहे, पारिवारिक और पड़ोसियों के स्तर पर, लेकिन बड़े स्तर पर वो हिंसा के विरोधी और शांति प्रिय लोग हैं। धर्म का मतलब ही है शांति, धर्म का मतलब ही है अहिंसा। ये चेतना विश्व के भारतवंशियों और अमर इंडियंस के जीवन शैली में मैंने देखी, और जो सामूहिकता है, जो एक साथ मिल क्षमता है, वो उनके भीतर हमें दिखाई दी। तो इन सबको लेते हुए मुझे लगता है कि ये विषय और इस विषय पर शोध कार्य होने चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं उनको ये बड़ा, मैं भी जब हिंदी से मैंने किया तो मुझे लग रहा था कि बड़े लोगों ने मुझे सुझाव दिया और हम लोगों ने कहा है, और जो भाषा का जादू है उसे आपको हिंदी से एमए करना चाहिए। तो किया मैंने हिंदी से एमए,
और लेकिन उसका भविष्य इस रूप में विकसित होना था। आप सब लोगों की शुभकामनाएं और अग्रजों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ये आभास नहीं था, लेकिन हिंदी के विद्यार्थियों को ये भाव रहता है कि जिस तरह से तकनीक और अन्य विषयों को लेकर के लोग विदेश जाते हैं, अध्ययन करते हैं, तो अगर ये भारतवंशियों पे काम करते हैं तो इन्हें विदेश जाने का भी मौका मिलेगा और भारतवंशियों से भी जुड़ने का अवसर मिलेगा, और भारतवंशियों को भी अपने मातृभूमि से जो लगाव है उसकी नई पीढ़ी से वो मिल सकेंगे, रूबरू हो सकेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय का महत्वपूर्ण जो भूमिका है के लिए भी और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी। और एक अंत में बात जो जरूरी छूट न जाए कि हिंदी भाषा परिवार की बोलियों का अध्ययन भारत में जो विकसित हुआ है अभी तक वहीं तक हुआ है, लेकिन इन भारतवंशियों के द्वारा भारत से बाहर विदेशी भाषाओं के साथ मिलकर भी इन्होंने जो अपनी भाषा का विकास किया, इसलिए हिंदी भाषा परिवार का एक वैश्विक परिवार बना है जिस पर शोध कार्य हिंदी विभागों में होना चाहिए, जो बहुत अनिवार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिंधु जी को, रविभूषण जी को और नरेंद्र जी को और हमारी प्रतिनिधि वहां दिव्या जी बैठी हुई है, तो इन सारी दिव्य विभूतियों के साथ इस भव्य आयोजन के लिए मैं सबको बधाई देती हूं और भविष्य में इस पर काम हो इसके लिए आशा करती हूं, और मैं सहयोग के लिए और आप सबके नेतृत्व में काम करने के लिए प्रस्तुत हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।